स्नोपियर्सर सीजन 2 एपिसोड 2 सीजन 1 और इससे पहले के सभी एपिसोड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि एलेक्स मेलेनी के पास आती है और उससे बोलती है कि तुमने जो बर्फ का सैंपल कलेक्ट किया था उसे हेडवुड कपल्स ने चेक किया है, उसमें सिर्फ बर्फ और पानी है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। मेलेनी एलेक्स की बात सुनकर उससे पूछती है कि क्या बर्फ के अंदर अमोनियम सल्फेट नहीं मिला तुम्हें? एलेक्स जवाब में बोलती है हाँ, उसके अंदर अमोनियम सल्फेट भी था। तो क्या? मेलेनी एलेक्स के सवाल का जवाब देते हुए बोलती है कि अमोनियम सल्फेट आमतौर पर वोल्केनो की राख में पाया जाता है और अगर बर्फ के सैंपल के अंदर अमोनियम सल्फेट है तो इसका मतलब ये है कि वोल्केनो की राख उड़कर उनकी स्नोपियर्सर तक आ गई है। मेलेनी एलेक्स को ये समझाना चाहती थी कि अगर वोल्केनो की राख उड़कर यहाँ तक आ रही है तो इसका मतलब ये है कि धरती गर्म हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि एलेक्स को मेलेनी की किसी भी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था और इसी वजह से वो उसकी बातों को सुनकर उससे नाराज होते हुए वहाँ से चली जाती है। इन सब के पीछे से हम मेलेनी की वॉइस सुनते हैं जो बोल रही थी कि हर साल बर्फ गिरने से पहले मेरे डैड सूखी चीजों का ढेर जलाते थे और मैं उस आग के पास जाकर खड़ी हो जाती थी। मुझे वहाँ खड़ा होकर ऐसा लगता था कि मानो मैं सूरज के पास खड़ी हूँ। और फिर जब एलेक्स बड़ी हो रही थी तब वो भी आग के बुझने के बाद राख को निकालने में मेरी मदद किया करती थी, लेकिन मैं अपने डैड की ही तरह अपनी बेटी को चेतावनी देती थी उस राख के अंदर छुपी उस आग के बारे में जो बाहर निकलने को बेताब थी। और अब ये एलेक्स का रेवोल्यूशन है इस स्नोपियर्सर पर जो 1034 डिब्बों की ट्रेन है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेस आंद्रे के पास आती है और उसे पिछली रात एक टेली औरत पे हुए हमले के बारे में बताती है। हमले के बारे में पता चलते ही आंद्रे बेस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोल देता है, मगर बेस बोलती है कि वो किसी ऑफिशियल पोजीशन पर नहीं है तो वो किस अधिकार से इन्वेस्टिगेशन करे। और अब बेस की बात सुनकर आंद्रे बेस को ऑफिशियली ट्रेन की डिटेक्टिव बना देता है। इसके बाद बेस एज अ ट्रेन डिटेक्टिव हमले की छानबीन करने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ आंद्रे भी केविन से बिग एलिस के अंदर की जानकारी और साथ ही आईसी बॉब की ताकत का राज जानने के लिए उससे पूछताछ करने लगता है, मगर पहले तो केविन चुप रहता है और कुछ नहीं बताता। पर फिर जब आंद्रे केविन को टेस्टी चिकन खिलाता है तो केविन बताता है कि बिग एलिस में 100 के आसपास लोग रहते हैं और आईसी बॉब इतना ताकतवर इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर सिंथेटिक स्किन जैसा कुछ लगाया गया है। एक तरफ स्नोपियर्सर में ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ बिग एलिस में मिस्टर विल्फर्ड और मेलेनी आपस में आंद्रे को लेकर बात कर रहे होते हैं। जहाँ मिस्टर विल्फर्ड बोलते हैं कि तुम्हें लग रहा होगा कि हम हार गए, मगर हम अभी भी ब्रेक लगाकर ट्रेन को धीमा कर सकते हैं और क्योंकि मेरे लोगों को 0 डिग्री से नीचे रहने की आदत है तो इस वजह से हम तो बच जाएंगे, मगर स्नोपियर्सर अपने लोगों को नहीं बचा पाएगा, वो अपने आप खत्म हो जाएगी। और फिर जो हालात स्नोपियर्सर में बनेंगे वैसे हालात किसी भी लीडर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, तो कैसे संभालेगा तुम्हारा आंद्रे इन सब हालातों को? मेलेनी मिस्टर विल्फर्ड के सवाल का जवाब देते हुए बोलती है कि फिक्र मत करो, आंद्रे तुम्हें चौंका देगा। अब मेलेनी से आंद्रे की इतनी तारीफ सुनने के बाद मिस्टर विल्फर्ड आंद्रे से मिलने के लिए एक मैसेज भेजते हैं। इस मैसेज को रूथ, आंद्रे, रॉश और बैन के सामने पढ़कर सुनाती है और बोलती है कि मिस्टर विल्फर्ड आंद्रे से मिलना चाहते हैं और इस बीच वो चाहते हैं कि कैदियों की अदला बदली भी हो जाए। मैसेज सुनने के बाद आंद्रे को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी कि एक मामूली से हॉस्पिटलिटी के आदमी को बचाने के लिए मिस्टर विल्फर्ड खुद क्यों आ रहे हैं। और अब आंद्रे की ये बात सुनकर रूथ उसे बोलती है कि मिस्टर विल्फर्ड को हॉस्पिटलिटी की कद्र है और इसी वजह से वो केविन को बचाने के लिए खुद आ रहे हैं। और आंद्रे, मैं तुमको बता दूं, केविन को तुम जितना छोटा मोहरा समझ रहे हो वो उससे कहीं ज्यादा काम का मोहरा है। इसके बाद हम देखते हैं कि बिग एलिस और स्नोपियर्सर के बीच का दरवाजा खुलता है और मिस्टर विल्फर्ड आंद्रे को बोलते हैं तो आप हैं महाराज आंद्रे। असल में मिस्टर विल्फर्ड आंद्रे को महाराज इसलिए बोल रहे थे क्योंकि वो स्नोपियर्सर के लोगों के दिमाग में ये बात डालना चाहते थे कि आंद्रे महाराज की तरह तुम पर राज कर रहा है और उसने स्नोपियर्सर के लोगों को लोकतंत्र का झूठा सपना दिखाया था। अब इसके बाद थोड़ी बहुत बातचीत होती है और फिर कैदियों की अदला बदली करी जाती है। कैदियों की अदला बदली के टाइम एलेक्स फिर एक बार अपनी माँ से मिलने आती है और फिर एलेक्स अपनी माँ को सैंपल बॉटल दिखाकर उससे पूछती है कि मुझे सच सच बताओ कि तुम बाहर क्या करने गई थी। असल में एलेक्स को इस बात का यकीन ही नहीं था कि बाहर बर्फ भी पड़ सकती है या फिर बाहर का टेम्परेचर गर्म भी हो सकता है। उसे ये लग रहा था कि मेलेनी बाहर के आइस सैंपल को किसी और ही मकसद के लिए इकट्ठा कर रही थी, जिस मकसद के बारे में मेलेनी एलेक्स को नहीं बताना चाहती थी। अब एलेक्स का सवाल सुनने के बाद मेलेनी उसे वही पुराना जवाब देती है कि बाहर मैंने स्नो पड़ते हुए देखी, इस वजह से मैंने इस बर्फ के सैंपल को कलेक्ट कर लिया और इस बर्फ के सैंपल से मैं ये पता करना चाहती थी कि क्या बाहर का टेम्परेचर डाउन
डाउन हो रहा है या नहीं। और अब क्योंकि एलेक्स को उसकी पसंद का जवाब नहीं मिला था तो इस वजह से एलेक्स सैंपल बॉटल को तोड़ देती है। यहाँ मेलेनी एलेक्स को अपने साथ चलने के लिए भी बोलती है मगर एलेक्स मना कर देती है और फिर से बिग एलिस में वापस चली जाती है। इसके बाद हम स्नोपियर्सर पर आंद्रे और मेलेनी को बात करते हुए देखते हैं और यहाँ पर आंद्रे मेलेनी के पूछने पर ट्रेन के हालात के बारे में बताते हुए बोलता है कि मिस्टर विल्फर्ड के आने के बाद लोग बुरी तरह बढ़ गए हैं। आधे लोग हमारे साथ हैं तो आधे लोग मिस्टर विल्फर्ड का राज चाहते हैं। अब बातें करते करते ये दोनों इंजन तक पहुंच जाते हैं और फिर मेलेनी टेम्परेचर गिरने वाली न्यूज को बेन और हावी को बताती है। और अब टेम्परेचर गिरने की न्यूज मिलते ही इंजन एक वेदर बलून लॉन्च करता है और अब वो बलून जितना ऊपर जाता जा रहा था उतना ही उन्हें टेम्परेचर गिरने की रीडिंग मिलती जा रही थी। जहां जमीन पर टेम्परेचर -118 था वहीं आसमान में टेम्परेचर -90 से भी ऊपर जा रहा था। और अब इसका सीधा सीधा मतलब यही था कि CW7 टूटकर जमीन पर गिर रहा था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि CW7 वो कंपाउंड था जिसको ओजोन लेयर की तरह आसमान में छोड़ा गया था और इसका काम था सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट करना और ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करना। ये वही कंपाउंड था जिसकी वजह से पूरी दुनिया बर्फ में जम गई थी और आइस एज शुरू हो गया था। और अब इतने सालों बाद ये कंपाउंड टूटकर जमीन पर गिर रहा था जिस वजह से धरती धीरे धीरे गर्म हो रही थी। और अब जैसे ही ये कंफर्म हो जाता है कि धरती सच में गर्म हो रही है वैसे ही आंद्रे एक प्लान बनाता है कि वो मिस्टर विल्फर्ड को एक पार्टी में बुलाएगा और क्योंकि उस पार्टी के अंदर स्नोपियर्सर के बहुत सारे लोग होंगे तो यही वो टेम्परेचर गिरने की न्यूज सबको सुना देगा जिससे लोगों को बाहर की दुनिया में रहने की एक उम्मीद मिलेगी। और फिर इसी उम्मीद की वजह से जो आधे लोग मिस्टर विल्फर्ड की तरफ हो गए हैं वो वापस से आंद्रे की तरफ हो जाएंगे और इसी के साथ मिस्टर विल्फर्ड का भी मोराल टूट जाएगा, यानी कि एक तीर और दो निशाने। आंद्रे की बात सुनने के बाद मेलेनी उससे बोलती है कि आंद्रे थोड़ा संभल कर, तुम मिस्टर विल्फर्ड को इस पार्टी में बुला तो रहे हो लेकिन तुम इस पार्टी के अंदर उसे बुलाकर एक प्लेटफॉर्म दे दोगे उसकी बात लोगों तक पहुंचाने का। और हाँ, एक खास बात और, तुम्हें इस पार्टी के शुरू होने से पहले रूथ से बात करनी होगी और उसे अपनी साइड करना होगा। रूथ को तुम जितना ज्यादा इग्नोर कर रहे हो वो उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस जंग के अंदर तुम्हारे लिए। अब एक तरफ ये सब चल रहा था वहीं दूसरी तरफ स्नोपियर्सर में और भी कई चीजें थी जो हो रही थी। शान से आराम की जिंदगी जीने वाली एलजे को अब टेरेंस के यहाँ पर जॉन के साथ मिलकर पोछा लगाने का काम करना पड़ रहा था। वहीं बेस भी इन्वेस्टिगेशन के लिए काफी सारे लोगों से पूछताछ कर चुकी थी जिनमें से पेस्टर लोगन भी शामिल थे। और अब बेस को पूरी इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ यही बात समझ आ रही थी कि कुछ लोग हैं जो मिस्टर विल्फर्ड के वफादार हैं और उन्होंने ही टेलीज पर पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए हमला करा था। जिन टेलीज पे हमला हुआ था उनमें से एक लाइट भी थी जिसकी एक उंगली और एक अंगूठे को उन अनजान हमलावरों ने काट दिया था। उन अनजान हमलावरों ने लाइट की एक उंगली और एक अंगूठे को काटकर ये साफ कर दिया था कि वो मिस्टर विल्फर्ड के साथी हैं, क्योंकि बची हुई बीच की 3 उंगलियां मिस्टर विल्फर्ड का सिंबल बनाती थी। इसके बाद हम जारा को देखते हैं जो कुछ मेडिसिन को एक हॉस्पिटल रूम में रख रही होती है और यहीं पर उसे मर चुकी जोशी दिख जाती है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उसका चेहरा बुरी तरीके से बिगड़ चुका था। असल में जब मेलेनी ने जोशी को जमा दिया था तब कुछ जैकबूट्स ने जोशी को वहां से निकालकर यहाँ पर एडमिट करा दिया था, मगर क्योंकि जोशी का फेस खराब हो चुका था और जोशी बोलने की कंडीशन में भी नहीं थी तो इस वजह से उसकी पहचान नहीं हो पाई थी और इसी वजह से आंद्रे को लग रहा था कि जोशी मारी जा चुकी है। और अब यहाँ पर जारा के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो सबको जाकर ये बता देगी जोशी जिंदा है या फिर जोशी के गायब होने के बाद अपने और आंद्रे के बीच बने रिश्ते को बचाने के लिए वो जोशी को मार दे। और अब काफी देर तक सोचने के बाद जारा जोशी के ग्लूकोज के अंदर जहर मिला देती है, मगर वो फिर से वापस आकर ग्लूकोज को बदल देती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर जाती है। और अब ग्लूकोज की बोतल बदलने के बाद जारा ऑड्री के पास जाती है और उससे सलाह लेते हुए इनडायरेक्टली उससे पूछती है कि ऑड्री, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अपनी नई जिंदगी को बचाने के लिए मुझे किस हद तक जाना चाहिए। जारा की बात सुनने के बाद ऑड्री उसे बोलती है कि देखो जारा, हम में से कोई भी दूध का धुलावा नहीं है, तो अगर तुम्हें कुछ भी करके अपनी खुशी मिल रही है तो बिना डरे वो काम कर दो, चाहे वो काम कितना भी गलत हो या सही हो। इन सब के बीच हम बिग एलिस में देखते हैं कि मिस्टर विल्फर्ड केविन के वापस आने के बाद उसे अपने बाथटब में नहाने को बोलते हैं और फिर जब केविन वहां नहा रहा होता है तब मिस्टर विल्फर्ड केविन से पूछते हैं कि केविन, तुमने स्नोपियर्सर के अंदर हमारे बारे में कोई जानकारी तो नहीं दी ना? केविन मिस्टर विल्फर्ड के सवाल को सुनकर उन्हें जवाब देते हुए बोलता है कि नहीं सर, मैंने वहां पर उन्हें कुछ भी नहीं बताया। और अब केविन इतना बोलकर चुप हुआ ही था कि तभी वहां पर एलेक्स आ जाती है जो केविन से पूछती है कि क्या तुमने वहां पर कुछ खाया था केविन? एलेक्स का सवाल सुनने के बाद अब केविन को बताना पड़ जाता है कि उसने वहां पर चिकन खाया था। चिकन खाने की बात बताते हुए केविन मिस्टर विल्फर्ड से झूठ बोलते हुए बोलता है कि मैंने बस थोड़ा सा चखा था क्योंकि उस टाइम पे लंच टाइम हो रहा था और उस थोड़े से खाने के बदले मैंने उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं बताया। अब केविन की बात सुनकर मिस्टर विल्फर्ड पहले तो एलेक्स को वहां से जाने के लिए बोल देते हैं और फिर वो केविन को बोलते हैं कि तुमने एक मामूली सा आम लेने के चक्कर में उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी कि हम लोग भूखे हैं। और अब इतना बोलने के बाद मिस्टर विल्फर्ड केविन के हाथ में उसरा पकड़ाते हुए उसे अपने हाथ की नस काटने को बोलते हैं और फिर केविन को अपना हाथ काटना पड़ जाता है। जब मिस्टर विल्फर्ड केविन से ये सब करवा रहे थे तब एलेक्स चुपचाप इंजन में हेडफोन लगाकर गाने सुन रही थी
जब जब मिस्टर विल्फर्ड कुछ भी ऐसा काम करते थे, एलेक्स तब तब ऐसा ही करती थी। ये उसका तरीका था मिस्टर विल्फर्ड के भयानक रूप से बचने का। इसके बाद हम देखते हैं कि आंद्रे रूथ के जरिए मिस्टर विल्फर्ड को एक संदेश भिजवा देता है। इस संदेश के अंदर मिस्टर विल्फर्ड को उनके लोगों के साथ पार्टी में इनवाइट किया जाता है, जहां पर मेलेनी के टेम्परेचर गिरने वाली खोज के बारे में भी बात होनी थी। मैसेज पढ़ने के बाद मिस्टर विल्फर्ड इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स ब्लेड को अपने मुंह में छुपाने की प्रैक्टिस कर रही होती है, क्योंकि एलेक्स को मीटिंग के अंदर मौका पाकर मिस्टर विल्फर्ड का ऑर्डर मिलते ही आंद्रे को मारना था। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर विल्फर्ड स्नोपियर्सर पर आते हैं और मिस्टर विल्फर्ड के स्नोपियर्सर पर आते ही लोग उनकी जय जयकार करने लग जाते हैं। यहीं पर एलजे भी मौका पाकर मिस्टर विल्फर्ड को गले लगाकर अपनी वफादारी साबित करती है। इसके बाद मीटिंग शुरू होती है और सबको टेम्परेचर गिरने की न्यूज सुना दी जाती है और यहीं पर मेलेनी अपना प्लान सुनाते हुए बोलती है कि इस रिसर्च के लिए हमें पहाड़ों पर जो रिसर्च स्टेशन बना है उस पर जाकर उसे चालू करना होगा और फिर काफी सारे वेदर बलून्स को हिमालय के ऊपर लॉन्च करना होगा और फिर इसके बाद हमें जैसा भी डेटा मिलेगा उस डेटा के अकॉर्डिंग हमें बाहर दुनिया बसाने का काम शुरू करना होगा। और अब टेम्परेचर गिरने की बात सुनते ही पहले तो मिस्टर विल्फर्ड मेलेनी की बात पर यकीन नहीं करते, मगर फिर जब हेडवुड कपल्स भी मेलेनी की बात का सपोर्ट करते हुए ये बोलते हैं कि मिस्टर विल्फर्ड ये होना मुमकिन है, तब जाकर मिस्टर विल्फर्ड मेलेनी की बात पर यकीन करते हैं और बोलते हैं कि तो फिर ठीक है, ये तय रहा कि हम इस रिसर्च में मदद करेंगे, मगर इस खोज के लिए रिसर्च स्टेशन पर मेलेनी तुम्हें जाना होगा और तुम ये मान सकती हो कि इस रिसर्च के लिए ये मेरी शर्त है। और अब मेलेनी मिस्टर विल्फर्ड की शर्त इस कंडीशन पर मान लेती है कि अगर वो रिसर्च स्टेशन पर जाती है तो उसके पीछे से मिस्टर विल्फर्ड किसी भी तरीके की जंग नहीं करेंगे और बिगेलिस और स्नोपियर्सर को मिलकर काम करना होगा। मिस्टर विल्फर्ड मेलेनी की कंडीशन को मान लेते हैं और फिर एलेक्स को हमला ना करने का ऑर्डर देकर अपने लोगों के साथ वापस बिगेलिस में जाने लगते हैं। अब जब मिस्टर विल्फर्ड बिगेलिस में जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि मिस्टर विल्फर्ड के चाहने वाले लोग 3 उंगलियों से उनका सिग्नेचर सिंबल बनाते हुए अपनी वफादारी साबित कर रहे होते हैं। अब एक तरफ मीटिंग खत्म होने के बाद मिस्टर विल्फर्ड वापस बिगेलिस में चले जाते हैं, वहीं ज़ारा अपनी इमेज अच्छी करने के लिए आंद्रे के पास जाती है और उसे बता देती है कि जोशी मिल गई है और वो होश में भी आ गई है। ज़ारा से जोशी की जिंदा होने की खबर मिलते ही आंद्रे भागते भागते जोशी के पास जाता है और उसे देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कौन है मिस्टर विल्फर्ड के अननोन खूनी सपोर्टर्स? एलेक्स किसका साथ देगी, अपनी माँ का या मिस्टर विल्फर्ड का? और क्या सच में ट्रेन के बाहर जीवन मुमकिन हो पाएगा? और आखिर में सिर्फ एक ही सवाल, कौन करेगा स्नोपियर्सर पर राज? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।